हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज के इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 13 का पार्ट नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर हम 177 सीआरपीसी का जो सेक्शन आपका है 177, 178, 179, 180, 81 एंड 184 सेक्शन में आपका पार्ट 1 के अंदर कवर कर चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपका ये पार्ट सेकंड होगा चैप्टर 13 ऑफ द सीआरपीसी का, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 183, उसके बाद आपका 185, 6, 7, 8 और 189 आपका कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सकेगा। इसके लिए आपकी एक ये कन्वीनियंस रहेगा कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरा, आप सब्सक्राइब जितना करते जाएंगे और मेरी वीडियोस को जितना आप शेयर करते जाएंगे तो मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता रहता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ, आपको सही नॉलेज आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो उससे मैं और वीडियो यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट के अंदर भी बताया था और पर्सनली मैसेज करके भी बोल रहे थे कि हमारे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिस एग्ज़ाम के अंदर सीआरपीसी के और भी आपके कुछ टॉपिक है जो अभी रहते हैं हमारे, तो वो कवर होंगे उनके एग्ज़ाम में। तो मैं ट्राई करूँगा कि आप सब अगर सहयोग करेंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो मैं वो सारे टॉपिक आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 183 आपका बात करता है कि ऑफेंस ऐसा है, कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी नेचर का कोई भी ऑफेंस हो सकता है, वेदर मतलब कि किसी पर्सन के अगेंस्ट हो रखा हो, किसी भी थिंग के आपके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन वो ऑफेंस हुआ कब है उसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 183 बात करता है। तो सेक्शन आपका बता रहा है कि आप जब भी किसी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, मतलब यात्रा कर रहे होते हैं, उस दौरान आपके साथ कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो उसके लिए सेक्शन 183 बताया गया। अब देखिए, मतलब बात करेंगे कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन जहाँ आप रहते हो उस जगह से आप गए हो किसी दूसरी जगह पे, तो इस जगह से जहाँ से चले थे वहाँ से लेके और जिस जगह तक पहुँचे हैं उसके बीच में जिन जिन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बनती होगी वहाँ पे हर जगह पे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। मतलब एक तरीके से जिन जिन कोर्ट्स के अंडर में कोई भी रेलवे स्टेशन आपका आता रहेगा वहाँ पे, या फिर बीच में जिस जगह पे आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस होगा, आपकी चीज़ के खिलाफ कोई ऑफेंस होगा, तो वहाँ की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी उस केस को हैंडल करने की, उस केस को ट्राई करने की। तो अब एक बात यहाँ पे बीच में आ जाती है कि जीरो एफआईआर का एक कंसेप्ट आप सबने सुन रखा होगा, जहाँ पे क्या करता है कि कोई भी आदमी जिस जगह पे ऑफेंस हुआ उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे एफआईआर करवा सकता है। अब वो एफआईआर करवाएगा तो वहाँ जाने के बाद तो पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ की पुलिस तो मना करेगी कि हमारे एरिया के अंदर तो ये ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो हम लोग क्या है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बिना आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ऑफेंस हुए भी आप क्या करोगे, इसकी एफआईआर दर्ज करोगे, जिसका सीरियल नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जीरो इसीलिए लिखा है कि जीरो वहाँ पे मतलब कि सीरियल नंबर होता नहीं है उसका ऑब्वियसली, तो इस वजह से उसको जीरो एफआईआर बोला गया है। तो आप उनको बोल सकते हो कि जीरो एफआईआर के कंसेप्ट में आप मेरी जीरो एफआईआर दर्ज कर दीजिए और उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन आप पता लगाइए कि किसकी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे बनती है, किस पुलिस स्टेशन की यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन बनती है। तो आप डिसाइड करके आप या तो वहाँ पे केस ट्रांसफर करोगे और मेरे को इन्फॉर्म कर देना। तो ये आपका जीरो एफआईआर का कंसेप्ट इसी सेक्शन के अंडर में आ सकता है। तो बेरेक्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉइस। अब अगर यहाँ पे आप यात्रा करते हो किसी जगह की, या फिर आप समुद्री यात्रा, वॉइस के अंदर भी बात आ जाती है। अब आपका कोई सामान है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करा जा रहा है, वाटरवेज आपका है समुद्र के थ्रू, तो उस जगह पे अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई आपके साथ मतलब कि घटना हो गई है, इंश्योर्ड कोई चीज़ होगी जिसके इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपका ऑफेंस हुआ है। मतलब वो ऑफेंस आपका हो सकता है कि किसी समुद्री डाकू वगैरह होते हैं उनने लूट लिया हो, तो एक तरीके से वो भी आपका ऑफेंस वहीं पे कमिट हुआ माना जाएगा। कोई सामान आपका रेलवे में, आप जैसे ट्रेन में यात्रा करते हो तो उस दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, जनरली क्या करते हैं, बस में बैठेंगे सीट पर आराम से अपना सामान ऊपर रखा सो गए। अब सोने के बाद आपको नहीं पता चल रहा कि कब आपका सामान चोरी होगा। अब जहाँ पे बस रुकेगी उस जगह पे आप, जहाँ आपको उतरना होगा उस जगह पे आप देखोगे कि हाँ मेरा सामान नहीं है। अब उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन तो बनेगी। अब आपको ये कंफर्मेशन है नहीं कि किस जगह पे मेरा सामान चोरी हुआ था, तो इसीलिए ये जीरो एफआईआर आ जाती है कि जिस जगह पे आप पहुंचे हो उस जगह आपने जाके एफआईआर करवा देनी है। तो सेक्शन में क्या लिखा है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होगा, वाइल्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट हुम। अब इसके अंदर बात हो रही है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो, मतलब कि विक्टिम पार्टी, और बाय हुम मतलब कि जो पर्सन एक्यूज्ड है, जो ऑफेंस कमिट करेगा उसके द्वारा,
और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, या फिर आपकी कोई चीज़ हो सकती है जिसके रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई समुद्री डाकू ने चोरी कर ली हो, कोई सामान आपका लूट लिया हो, बस में सामान चोरी हो गया हो, या फिर आपका सामान टूट गया हो, किसी ने एक्ट ऐसा किया था जिसकी वजह से आपका वो सामान टूट गया था। द ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ए जर्नी और वॉइस, और वो जो ऑफेंस हुआ है मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग उस पर्सन के द्वारा और उस पर्सन के अगेंस्ट में, कब हुआ, जब वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे कोई जर्नी या फिर वॉइस या फिर आपकी जर्नी के दौरान वो आपका ऑफेंस कमिट हुआ था। द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय, अब यहाँ पे ये बोलता है कि ऑफेंस की इंक्वायरी और उसका ट्रायल बाय ए कोर्ट, कौन से कोर्ट के द्वारा, थ्रू और इनटू द लोकल हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉइस, उस जर्नी और वॉइस के दौरान किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से आप गुजरोगे या फिर वो चीज़ आपकी गुजरेगी तो उन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। सपोज़ कि आप हरियाणा से बॉम्बे जा रहे हैं, अब हिसार में आप मतलब कि ट्रेन में बैठे हो और उसके बाद बॉम्बे जाना है, तो उस दौरान जो भी बीच में कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन वाले आपके रेलवे स्टेशन आएंगे, जो भी जिन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन लगती रहेगी टेरिटरी का या फिर आपका किसी भी दूसरी तरीके से, तो उन सब कोर्ट की यहाँ पे पावर हो जाएगी, ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी कि वो उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 183 आपका बात करते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन आ जाता है 185, क्योंकि 184 मैंने पिछले पार्ट के अंदर कवर कर दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार जाके चेक कर लेना। 185 बोलता है पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिविजन्स, मतलब कि यहाँ पे किसी की पावर की बात हो रही है कि किसी अथॉरिटी को आपने पावर दे रखी है। क्या पावर दे रखी है कि हम लोग डिसाइड करके बताएंगे या फिर हम बता सकते हैं स्पेशल ऑर्डर पास करके कि इस केस को या फिर इस पर्टिकुलर केसेस को, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को कौन से सेशन डिवीजन के अंदर उसको ट्राई करा जाएगा। तो इस सेक्शन के अंदर सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। मेंस के लिए ये क्वेश्चन है नहीं, आपका प्री के अंदर आता है जनरली। तो इसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो फिक्स करके बता सकता है कि जब भी कोई केस होगा वो आपका कमिट होकर किसी सेशन डिवीजन के अंदर पहुंचेगा तो वहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी रूल बना सकती है, बता सकती है डायरेक्शन पास करके कि इस पर्टिकुलर केस को किसी और दूसरे सेशन डिवीजन के द्वारा ट्राई और आपका इंक्वायर्ड करा जाएगा। ये जहाँ पे आपने कमिट कर दिया वो इसको ट्रायल नहीं करेगी। इस तरीके की स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्शन पास कर सकती है, लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन दे रखी है कि वो आपकी जो डायरेक्शन पास करेगी स्टेट गवर्नमेंट, उसको पहले ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को फॉलो करके हाई कोर्ट या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट ने कोई अदर डायरेक्शन अगर पास कर रखी होगी, उन्होंने मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट के रूल बनाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो करके पहले से कुछ बना रखा है कि इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को या फिर इस केस को डिसाइड करने का राइट इस पर्टिकुलर सेशन डिवीजन का है, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उसके कंट्रेरी आपका कोई भी डायरेक्शन पास नहीं करेगी। तो बेरेक क्या बोल रही है, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन द डिफरेंट सेशन डिविजन्स नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के पिछले वाले सेक्शन के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, उनके प्रोविजन के अंदर कुछ भी होते हुए भी द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट आपकी अथॉरिटी की बात हो रही है कि कौन सी अथॉरिटी होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरलाइन कर लेना इसको, मे डायरेक्ट दैट द एनी केस। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपकी डायरेक्ट कर सकती है कि एनी केस मतलब कि कोई एक केस है, या फिर एनी केसेस मतलब कि कितने भी केसेस हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी आपके तरीके के केस हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आपके कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल है, सीरियस नेचर के हैं, या फिर और आपका कोई भी अदर नेचर हो सकता है। क्लास ऑफ केसेस, या फिर आपके क्लास ऑफ केसेस बता दें कि इस तरीके के जितने केसेस आएंगे, जैसे लेबर से रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, फैक्ट्री के अंदर कुछ ऑफेंस आपका कमिट होगा तो उनके ऑफेंसेस को कौन सी कोर्ट डील करेगी, या फिर आपका हो सकता है एनडीपीएस के जितने भी केसेस आएंगे तो उनको हैंडल करने का। तो केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट, जब वो आपके केसेस, किसी भी तरीके के कोई भी केसेस आपके जब कमिट करे जाएंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको मतलब कि कमिट किस लिए करते हैं, ट्रायल के लिए। अब एक कोई कोर्ट थी, लोअर कोर्ट, उसके सामने अगर बड़ा कोई केस आ गया है तो उसको हैंडल करने की उसकी ज्यूरिसडिक्शन या फिर पावर बनती नहीं है, तो वो क्या करता है कि उसको उठा के अपना कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर आपका उठा के वो कमिट कर देता है। तो जब वो केसेस कमिट करे जाएंगे ट्रायल के पर्पज से, तो क्या होगा, मे बी ट्राइड। अब इनके रिगार्डिंग है कि जो आपके केस कमिट होके आ चुके हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि मे बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन। अब ये स्टेट गवर्नमेंट आपकी बता सकती है कि ये आपकी किसी भी सेशन के अंदर आपका ये हैंडल किया जा सकता है, या तो मतलब कि पर्टिकुलर दो तरीके से रहता है इम्प्लाइड इसके अंदर, कि एक तो पर्टिकुलर आपका बताएगा कि एक जगह पे आप ट्रांसफर करोगे, वो दूसरे किसी के अंदर भी आपका जा सकता है
कि वही कोर्ट आपकी उसको डिसाइड नहीं करेगी, कोई और कोर्ट होगी जिसके लिए उन्होंने बोल रखा है। या फिर आपका क्या करती है कि वो उठा के किसी पर्टिकुलर कोर्ट का पहले से ही नाम बता देती है और हर कोर्ट के अंदर उसकी नोटिफिकेशन डाल देगी कि आपको जब भी इस तरीके का केस आएगा तो आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर ही ट्रांसफ़र करना है, ताकि आप एक जगह ट्रांसफ़र करो उसके बाद रीट्रांसफ़र उसको आगे करा जाए। तो ऐसा नहीं करने की आपको नौबत आए तो पहले ही बता देगी। प्रोवाइजो आपका बताया था मैंने आपको, that such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution। अब ये बोलता है कि अगर वो डायरेक्शन पास करनी है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पास कर रखी है उसके कॉन्ट्रेरी ना हो, और अंडर द दिस कोड या फिर इस कोड के अंदर में या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब कि कोई भी उस टाइम पे लॉ जो आपका इन्फोर्समेंट में था उसके अंडर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन पास कर दी तो उसके रिपग्नेंट मीन्स देयरबाय कि उसके कॉन्ट्रेरी किसी तरीके की आपकी कोई डायरेक्शन पास नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ये सेक्शन आपका 85 बोलते हैं। नाउ 186 जो है वो आपका बात करता है डाउट के केस में। डाउट क्या आ जाता है, जैसे कि बताया था ना 178 के अंदर कि किसी भी पर्सन्स को, मतलब जब यहाँ पे डाउट आ जाता है कि ये पर्टिकुलर केस लेके मैं कौन सी कोर्ट के अंदर जाऊँ, तो उन तरीके की कई बार सिचुएशन के केस में क्या करता है कि हाई कोर्ट डिसाइड करके देता है कि पर्टिकुलर किस केस यहाँ पे किस केस को हैंडल करने की कौन से कोर्ट की आपकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, तो ये डिसीजन आपका हाई कोर्ट का रहता है। सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, वेयर 2 or more courts have jurisdiction, या फिर मतलब 2 or more courts have taken cognizance of the same offense। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली उनको जब ज्यूरिसडिक्शन होगी तभी तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो कोग्निजेंस लेंगे। तो इम्प्लाइडली मैं आपको बता रहा था कि जब किसी दो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन एक साथ बनती दिखे और उनके केस में दोनों ही कोर्ट ने साइमल्टेनियसली कर लिया, साथ साथ दोनों ने ही उसके ऊपर कोग्निजेंस ले लिया। अब जैसे क्या रहता है कि एक ये सिटी है आपका और एक ये सिटी है, उनके बीच में आपका कोई नदी जा रही है, तो नदी के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो इधर वाली कोर्ट है वो भी सोचेगी कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, इधर से है वो भी सोचेगी कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन बन रही है। तो दोनों ही कोर्ट्स ने क्या किया, उस बीच वाले ऑफेंस के ऊपर दोनों ने कोग्निजेंस ले लिया। एंड ए क्वेश्चन अराइज एज टू विच ऑफ देम ought to inquire into or try that offense। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब इन दोनों कोर्ट्स में जिन्होंने ज्यूरिसडिक्शन मान के अपना और कोग्निजेंस ले लिया था, इनके अंदर से कौन सी कोर्ट होगी जो उसको ट्राई करेगी और उसको एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेगी और फर्दर उसकी ट्रायल और आपकी इंक्वायरी करेगी इनटू दैट ऑफेंस। द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन आपके दो तरीके बता रखे हैं कि उस क्वेश्चन को डिसाइड करने का काम कौन करती है। एक आपका है कि अगर वो दोनों कोर्ट्स, मतलब कि जो यहाँ पे बताए थे मैंने कि नदी के इस साइड भी और एक इस साइड भी कोर्ट है, तो सपोज कर लेते कि ये आपका हिसार का कोर्ट है और इधर आपका भिवानी का कोर्ट है। तो हिसार और भिवानी के बीच में जब ऑफेंस कमिट होगा तो देखा जाएगा क्या वो दोनों कोर्ट एक ही सेम हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं कि नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन आपका मेन रहता है। उसके बाद जब डाउटफुल का केस आएगा तो पहले इसको डिसाइड करोगे कि जिन कोर्ट्स ने उसके ऊपर कोग्निजेंस लिया क्या वो दोनों कोर्ट्स एक ही हाई कोर्ट के अंडर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे भिवानी और हिसार है तो दोनों का सेम कोर्ट आपका है हरियाणा हाई कोर्ट, तो उनके अंदर क्या करेगी वो हरियाणा हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी कि ये वाला जो केस है पर्टिकुलर भिवानी कोर्ट में चलेगा या फिर हिसार कोर्ट के अंदर चलेगा। बोलता है इफ द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, मतलब कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बाय दैट हाई कोर्ट, उसकी हाई कोर्ट बता देगी कि आपके इस केस को हैंडल करने की आपकी ट्रायल करना है जी, आपको इंक्वायरी करनी है, तो वो उसका हाई कोर्ट बता देगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि जब वो दोनों कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर में आते हो, ये रोहिणी का कोर्ट हो सकता है आपका दिल्ली का और इधर आपका हो सकता है रोहतक कोर्ट है, तो रोहतक कोर्ट का जो हाई कोर्ट होगा वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है और जो रोहिणी कोर्ट है उसका दिल्ली हाई कोर्ट है। तो इन सिचुएशन में फिर आपकी डाउट आती है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे कि अब जी दो अलग अलग हाई कोर्ट्स की सबऑर्डिनेशन के अंदर वो कोर्ट है जिन्होंने कोग्निजेंस ले रखा है, तो अब हम क्या करें, क्या सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड कराओगे या फिर कहाँ जाओगे। लिखा है इसके अंदर इफ़ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, मतलब एक दिल्ली हाई कोर्ट का था एक हरियाणा हाई कोर्ट का था, बाय द हाई कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, या फिर आपके विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एपिलेट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन द प्रोसीडिंग वर फर्स्ट कमेंस्ड। इसका मतलब क्या है कि जिस कोर्ट ने, मतलब रोहतक और रोहिणी में से जिस भी कोर्ट ने उसके ऊपर पहले कोग्निजेंस ले लिया था, तो उसी का हाई कोर्ट आपको बता देगा कि किस कोर्ट के अंदर इसको चलाना है आपने। अब एक तो क्या था कि हिसार और भिवानी था, तो दोनों का एक ही हाई कोर्ट था, तो वो हाई कोर्ट बता देगा। एक अलग अलग है कि रोहिणी है तो दिल्ली हाई कोर्ट है आपका, पंजाब हरियाणा के अंदर में आपके रोहतक की कोर्ट आती है। तो उन सिचुएशन में क्या होगा कि जिस कोर्ट ने भी, मतलब रोहतक ने अगर पहले इसके ऊपर कोग्निजेंस ले लिया है आपका, अगर रोहतक ने ले लिया तो हरियाणा हाई कोर्ट बता देगी कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन बनती है या फिर दिल्ली की बनती है। रोहिणी ने अगर आपने पहले ले लिया है उसका कोग्निजेंस, तो उसके ऊपर आपकी दिल्ली हाई कोर्ट बता देगी कि इसका ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास बन रहा है या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास बनेगा। तो ये रहेगा।
एंड देयर अपॉन ऑल द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। अब जिस कोर्ट के अंदर बता दिया गया कि हाँ हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में चलेगा, मतलब रोहतक कोर्ट में चलेगा या हिसार में चलेगा, दोनों ने जब भी डिसाइड करके बता दिया उन केसेस के अंदर, तो जो दूसरे वाले कोर्ट के अंदर कॉग्निजेंस लिया गया था उनके अंदर जो भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही थी उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये आपका 186 बता रहे हैं। बेरेट की लैंग्वेज आपकी इस चैप्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट रहती है। एक आधा केसेस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी केस ऑफ लिस्ट के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी मैं इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस डालता रहता हूँ, तो उनके लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आता है 187 के ऊपर। 187 आपका बात करता है पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आपका कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऑफेंस करके आ गया। अब इस सेक्शन के अंदर जनरली क्या बताई गई है कि एक कोर्ट है, मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे हिसार कोर्ट को ले लेता हूँ। हिसार कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जिस जगह पे बनता है वहाँ पे उस पर्सन का रेजिडेंस है, मतलब कि ए पर्सन लेके चलते हैं जो हिसार में रहता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो पर्सन क्या करता है कि आउटसाइड हिसार गया और वहाँ पे जाके कोई ऑफेंस कमिट करके आ गया। एक सिचुएशन ये है। दूसरा बोलता है कि इंडिया का ही है वो पर्सन और वो क्या करता है आउटसाइड इंडिया जाके वो कोई ऑफेंस कमिट करके आ जाता है, तो उसके तरीके की यहाँ पे बात रहेगी। तो इसके अंदर लिखा है व्हेन ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ या फिर सीज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन हैज़ कमिटेड आउटसाइड सच ज्यूरिसडिक्शन वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया एन ऑफेंस। अब इसके अंदर बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो रहता है, कोई भी कोर्ट के अंदर, कोई भी कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन जहाँ जहाँ बनेगी उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उस पर्सन का रेजिडेंस है, और वो पर्सन के पास उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि उस पर्सन ने उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके, बेशक वो इंडिया के बाहर जाके, बेशक वो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर लेकिन इंडिया के अंदर, मतलब हिसार से बाहर गया दिल्ली में जाके ऑफेंस करके आ गया, हिसार से बाहर गया यूएसए में जाके ऑफेंस करके आ गया। तो एक तो होगी कि आपकी विद इन इंडिया बट आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एक है आपका आउटसाइड द इंडिया और आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। तो उन केसेस के अंदर बात हो रही है। विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि वो रेजिडेंस है जो वो उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन उसी कोर्ट का बनता है, मतलब हिसार के ज्यूरिसडिक्शन में उसका घर था। एन ऑफेंस विच कैन नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ 177 टू 185। अब इसके अंदर आपका बात कर रहा है कि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया जो कि 177 से लेकर 185 सीआरपीसी के अंदर फॉल नहीं कर रहा है या फिर एनी अदर लॉ के अंदर आपका नहीं आता। बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड विद इन सच लोकल ज्यूरिसडिक्शन, बट अब ये क्या बात हो रही है कि उसकी ट्रायल और इंक्वायरी चल सकती है उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, बेशक उसने ऑफेंस जो है वो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन कर रखा है, 177 से 185 के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, बट इज अंडर द सम लॉ। अब इसके अंदर आपका क्या बोल रहा है, बट इज अंडर सम लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज ट्राइबल इन इंडिया, लेकिन वो ट्राइबल है इंडिया के अंदर, मतलब कि जनरली आपके कोर्ट के अंदर भी आपका कर सकते थे लेकिन वो इंडिया के अंदर ही तो है। सच मैजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू और इनटू दैट ऑफेंस एज इफ इट हैड कमिटेड विद इन सच लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब वो इस तरीके से उस कोर्ट को यहाँ पे पावर मिल जाएगी कि जैसे उसी की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उस पर्सन ने ऑफेंस करा होता, तब वो जैसी ज्यूरिसडिक्शन रखता वैसे ही ज्यूरिसडिक्शन रखेगा। अगर उसने आउटसाइड इंडिया कर दिया तब भी, और विद इन इंडिया लेकिन आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन कर दिया तो भी सेम केसेस में। एंड कंपेल सच पर्सन इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम। और वो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकती है, उस पर्सन को कंपेल कर सकती है उसके सामने प्रेजेंट होने के लिए, जैसे वो अदर केसेस के अंदर अपीयर होने के लिए सम्मन के थ्रू या फिर वारंट के थ्रू उसको कंपेल कर रही थी। एंड सेंड सच पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई सच ऑफेंस। अब इसके अंदर आपकी क्या चीज़ हो रही है कि वो यहाँ पे एक्शन लेगा, ट्रायल इंक्वायरी चलाएगा, उसके बाद आपके यहाँ क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर भी कर सकता है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती होगी उन सिचुएशन में। अब ज्यूरिसडिक्शन बनने के लिए आपकी दो सिचुएशन आती हैं कि हो सकता है कि उस बंदे ने जो ऑफेंस करा उसके ऊपर दो कोर्ट की साइमल्टेनियसली ज्यूरिसडिक्शन बनती थी, या तो ये सिचुएशन या फिर एक ही कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। तो जहाँ पे एक बंदे की ज्यूरिसडिक्शन बनती होगी तो वो एक्शन लेगा, उसको भेज देगा, मतलब अपने लोकल एरिया में मंगवा लेगा, मंगवाने के बाद इंक्वायरी ट्रायल पता चलेगा, सारी चीज़ें करने के बाद वो ट्रांसफ़र कर देगा उस पर्सन को उस कोर्ट के पास जिसकी प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन बनती होगी, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफेंस आपने कमिट किया था वहाँ भेज देंगे। अब दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए बनता है कि वो दो कोर्ट थी जिनके पास आपको भेजने का यहाँ पे कंफ्यूजन था कि मैं इस कोर्ट के पास भेजूँ या फिर इस कोर्ट के भेजूँ, दोनों के पास ही उसकी ज्यूरिसडिक्शन बन रही थी। तो उन सिचुएशन में क्या करेंगे, उसका हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा, जैसे ऊपर वाले सेक्शन के अंदर 186 में था कि हाई कोर्ट डिसाइड करके बताएगा कि किस पर्टिकुलर आपको कोर्ट के अंदर वो आपका ट्रांसफर करना है। तो वो आपकी सेम चीज़ यहाँ पे इसके सेकंड क्लोज के अंदर बता रखी है। When there are more magistrate than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate
टू और बिफोर whom such person should be सेंट और बाउंड टू अपीयर। अब इस मैजिस्ट्रेट को नहीं समझ आ रहा कि मैं किस जुरिस्डिक्शन वाले प्रॉपर मैजिस्ट्रेट के पास इसको ट्रांसफर करूं, तो उसमें क्या करेगा, द केस शैल बी रिपोर्टेड फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फर्दर ऑर्डर के लिए उसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब हाई कोर्ट बता देगा कि आपको इस ए के पास भेजना है या फिर बी के पास भेजना है, तो उसी के हिसाब से उसको भेज दिया जाएगा। फिर आपका आता है 188 को हम लोग आईपीसी के सेक्शन नंबर 4 के साथ रेड करते हैं, तो पता लगता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो इंडिया का है या फिर आपका इंडिया का कोई भी सिटीजन है, उसके ऊपर आउटसाइड इंडिया यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया। तो इसमें बोलता है ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन जहाँ बनती है पूरी इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के इंडिया के बाहर। अब इस सीआरपीसी के हिसाब से इंडिया की डेफिनेशन देखें तो बोलता है ट्राइबल एरिया में ये आपके कुछ चैप्टर को छोड़ के अप्लाई नहीं होता, तो उन पर्टिकुलर आपके एरियाज़ को भी बोल सकते हो कि वो भी आपके आउटसाइड इंडिया ही है, क्योंकि सीपीसी भी बोलता है ना जहाँ जहाँ आपका ये एक्ट कोड अप्लाई होगा वहाँ वहाँ इंडिया बोला जाएगा, तो यही सेम इंडिया है। इसके लिए बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये कोड आपका अप्लाई होगा वही सेम चीज़ आपकी इंडिया की डेफिनेशन में आएगी। इसका मतलब कि नागालैंड वगैरह का कुछ एरिया है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर तो आता है, लेकिन इस कोड के पर्पज से वो इंडिया का नहीं है, तो उन पर्पज़ के लिए बोल सकते हैं कि वो आउटसाइड इंडिया यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया। तो क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब कोई भी ऑफेंस ऐसा जो कि कमिट हुआ है आउटसाइड इंडिया बाय ए सिटीजन वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर। अब ये बोलते हैं, अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आउटसाइड इंडिया वाली चीज़ को, कि ऑफेंस वाले की रिगार्डिंग की आईपीसी या फिर अपना लॉ लगेगा कि नहीं। अब ये चीज़ आप डिसाइड करो पहले कि देखो सिंपल सा फंडा है कि इंडिया का कनेक्शन बनाना है उस ऑफेंस के साथ। ऑफेंस का इंडिया में कनेक्शन कैसे बनेगा, एक सिचुएशन जिसके अंदर आपका एक्यूज इंडिया का है, आउटसाइड इंडिया गया, वहाँ ऑफेंस करके आ गया। दूसरा, सिटीजन इंडिया का है, बाहर जा रखा है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस कमिट होगा, मतलब विक्टिम इंडिया का हो, एक्यूज्ड इंडिया का हो, दो चीज़ें। तीसरा, या फिर आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इंडिया के अंदर दो फॉरनर आ रखे थे, दोनों की लड़ाई हुई और एक ने उसका मर्डर कर दिया, तो भी आपका बोला जाएगा यहाँ पे कि इंडिया का लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। वो अलग चीज़ है कि उसको एक्सट्रेडिशन में या फिर अदर आपके ट्रीटीज़ के अंदर उनको वहाँ पे सौंप दिया जाएगा उनकी कंट्रीज़ को, वो अलग चीज़ है। देखा जाए तो जहाँ जहाँ इंडिया के अंदर अगर कनेक्शन बनता होगा वहाँ पे इंडियन लॉ अप्लाई करेंगे। अब ये सेक्शन आपका क्या बोलता है कि बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई इंडिया का सिटीजन पर्सन है जो कि हाई सीज पे या फिर कहीं भी और एल्सवेयर कहीं पर भी जाके उसने ऑफेंस कमिट कर दिया। दूसरा बोलता है बाय ए पर्सन नॉट बीइंग सिटीजन, मतलब कि एक ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसने ऑफेंस कमिट करा ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, तो इसका मतलब इंडिया का कनेक्शन आ गया उस शिप के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर जिसके ऊपर जो आपका नॉन सिटीजन है उसने कोई ऑफेंस कमिट कर रखा है, मतलब कि एक्यूज्ड पर्सन यहाँ से बाहर का है जिसने इंडिया के ऊपर, इसके ऊपर आपकी इंडिया के शिप के ऊपर, इंडिया की एयरक्राफ्ट के ऊपर उसने ऑफेंस कमिट करा। फर्स्ट क्लोज में क्या था कि इंडिया का एक्यूज था, यहाँ पे विक्टिम इंडिया बन रही है। He may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at the any place within India at which he may be found। अब उस बंदे के ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है इंडिया के अंदर उस जगह पे जहाँ पे उसको पकड़ा जाएगा, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जहाँ पे भी उसको पकड़ लिया जाएगा उसी के अंदर उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी, उसको ट्राई करने का राइट आ जाएगा। प्रोवाइडेड, इसके अंदर आपका प्रोविजन दे रहा है कि उन पर्सनस को डील करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट नॉट विद एनीथिंग any of the preceding section of this chapter no such offense shall be inquired into or tried in India। वो ऊपर वाले जो ए और बी के अंदर आपके क्लोज में फॉल करते हैं उन केसेस को इंडिया के अंदर उसको तब तक ट्रायल नहीं चलाया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं मिल जाती है। तो इन केसेस के अंदर आपको यहाँ पे बता रखी है। इसके ऊपर आपका केस भी मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आपका। अब ये जो सैंक्शन लेने की बात है ये अपने आप में मैंडेटरी है अपने नेचर में कि उसको यहाँ पे पहले सैंक्शन लेनी ही पड़ती है। फिर आपका 189 है वो आपका इजी सा नंबरिंग के हिसाब से सेक्शन पढ़ना है। इसके अंदर आपका सिंपल बता रखा है कि रिसीट ऑफ एविडेंसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। जब इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो उनके रिलेटेड आपको एविडेंसेस चाहिए। अब उनका ट्रायल आप अगर इंडिया में चला रहे हो तो उनके एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे, आउटसाइड इंडिया से उठा के लेके आने हैं। तो आपके पास दो सिचुएशन रहती है, दो आपको राइट्स रहते हैं कि आपके पर्सन को आप यहाँ से वहाँ भेजोगे, पहले तो वहाँ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजोगे, उसके बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस को उठा के लेके आओगे। दूसरा ऑप्शन इनके हिसाब से चलें तो क्या करता है कि वहाँ के जो भी आपके डिप्लोमेट्स या फिर काउंसलर होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, उनको वो वाले पर्सन आपके एविडेंसेस दे देंगे और इंडिया वाले जाके उनसे वो एविडेंसेस कलेक्ट करके ले आएंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बता रखी है कि इंडिया से बाहर जब एविडेंस होगा तो एविडेंसेस हम जैसे मतलब कि इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस होगा तो उसके एविडेंस हम कैसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो वो इंडिया की एम्बेसी पे जो होती है
उन पे यहाँ पे जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिप्लोमेट बैठे हैं उनको वो एविडेंस देंगे और इंडिया वाले वहाँ से जाके यहाँ ले आएंगे और उनको प्रोड्यूस कर देंगे कोर्ट के अंदर। तो ये आपका टोटल आपका ये चैप्टर था। अब इसके अंदर जो मैंने आपको केस बताया ना, मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसके अंदर जो केरला का जो केस है उसमें हाई कोर्ट ने सीधा मना कर दिया था कि इंक्वायरी और ट्रायल जो है ना वो नहीं कर सकते बिना सेंक्शन के, क्योंकि इसके अंदर लिखा है ना कि शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया, 186 की लास्ट सेकंड लाइन प्रोवाइजो के अंदर, नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपका नहीं करा जाएगा उसका ट्रायल और इंक्वायरी। लेकिन क्या है कि बिना सेंक्शन के उसके रिगार्डिंग हम लोग अरेस्ट करने का है या फिर इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके ऊपर तो रोक नहीं लगा रहे ना। तो इसके अंदर यही चीज़ आपकी बताई गई थी कि अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ही मतलब कि वो जो चीज़ है ना वो नहीं कर सकते। बात क्या है कि एक जनरल तरीके से इसमें लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन दिस प्रोविजो to section 188 is only inquiry or the trial without sanction of the central government and not prohibited the investigation by the police। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं लगाई गई है। सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर हो रही है, मतलब ट्रायल इंक्वायरी इंडिया के अंदर रोक दी गई है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या, अब देखा जाएगा कि उस पर्सन का जिसने आउटसाइड इंडिया जाके वो ऑफेंस कमिट करके आया था उसका क्या कोई कनेक्शन बनता है इंडिया के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग आपकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि वो इंक्वायरी और ट्रायल उसका नहीं चलाएंगे। ये बात मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर बोली गई थी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 आपका ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग था, जो अभी इस सेक्शन के अंदर कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने इनको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर भी मैं ट्राई करूंगा कि आगे के जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनके अंदर कोई चैप्टर ले लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट करके बता देना कि कौन सा पर्टिकुलर आपको जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स जो आपके व्हाट्सएप के हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, उन पे आप इनको शेयर करते रहिए ताकि मेरे को एनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।